हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं वह जीव विज्ञान होता है। यानी हम लोग इस समय जीव विज्ञान पढ़ते हैं और जीव विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं कोशिका, जिसे सेल भी कहा जाता है, यानी अंग्रेजी में इसे सेल कहते हैं। कोशिका हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। इसका एक वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। जिन भाइयों ने नहीं देखा है एक बार उसे ज़रूर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कोशिका। कोशिका में हम लोग जो पढ़ लिए हैं एक बार उसका करेंगे रिवीजन और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, जिस दिन हमारा कोशिका का चैप्टर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम लोग कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हों उन सभी का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। खासकर जितने भी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन होगा दोस्तों, उन्हीं को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक भी वीडियो आप लोग छोड़िएगा मत, क्योंकि यह ग्रुप डी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग दोस्तों कोशिका। तो कोशिका की अगर बात करें दोस्तों, कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम होता है वह होता है साइटो। क्या होता है? साइटो। कोशिका का वैज्ञानिक नाम होता है साइटो और इसी से ही साइटोलॉजी बना हुआ है। इसी से साइटोलॉजी बना हुआ है। यानी कहते हैं कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की अगर दोस्तों हम खोज की बात करें, कोशिका की अगर हम लोग खोज की बात करें तो खोज कौन किया था? कोशिका का खोज कौन किया था? कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। कोशिका का खोज कौन किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक। इसे याद रखने का तरीका क्या होता है? जो कोशिका होती है, कोशिका को हम लोग हुक से निकालते हैं। किससे निकालते हैं? हुक से। कोशिका को किससे निकालते हैं? हुक से। तो इससे आप लोग याद रखेंगे कोशिका का खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका का खोज किया वह मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी दोस्तों? मृत कोशिका थी। तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया? जीवित कोशिका का खोज किया था, जीवित कोशिका का खोज कौन किया? ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका का खोज किसने किया दोस्तों? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ये दो वैज्ञानिक का नाम है, स्लाइडेन और स्वान। इन्हें दोनों ने कोशिका सिद्धांत दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। स्लाइडेन जो है वह पादप कोशिका सिद्धांत दिया था, पादप, और स्वान जो है वह जंतु कोशिका सिद्धांत दिया था। इसको याद रखने का तरीका क्या है? इसको याद कैसे रख सकते हैं दोस्तों? इसको याद रख सकते हैं आप लोग। देखिए, पादप बड़ा लिखा हुआ है, स्लाइडेन बड़ा लिखा हुआ है, तो पादप बड़ा, स्लाइडेन बड़ा, तो बड़े का बड़ा होगा, छोटे वाले का स्वान छोटा है, जंतु भी छोटा है, छोटे का छोटा होगा। ठीक है। पादप कोशिका का सिद्धांत स्लाइडेन और जंतु कोशिका का सिद्धांत स्वान दिया। इस प्रकार इसे आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है दोस्तों? सबसे बड़ी कोशिका होती है किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका जो होती है सबसे बड़ी होती है। और सबसे छोटी किसकी होती है? माइकोप्लाज्मा की। माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है। ठीक है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दिया था। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है कोशिका, सबसे छोटी होती है माइकोप्लाज्मा की। ठीक है। अगर मानव की हम लोग दोस्तों बात करें, मानव में सबसे बड़ी किसकी होती है? अंडाणु की। मानव में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? अंडाणु की। सबसे छोटी किसकी होती है? शुक्राणु की। शुक्राणु की सबसे छोटी होती है। सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु। सबसे लंबी किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की।
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र की जो कोशिका होती है वह सबसे लंबी होती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, इसके बाद हम लोग पढ़े थे दोस्तों विभाजन। कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है, कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है, यकृत में। कोशिका विभाजन सबसे तेज किस में होता है, यकृत में। लेकिन किस में कोशिका विभाजन होता ही नहीं है, न्यूरॉन में। कोशिका विभाजन किस में नहीं होता है, न्यूरॉन में कोशिका विभाजन नहीं होता है। ठीक है, ये सब बातें हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार हम लोग इसे रिवीजन कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़े थे दोस्तों, देखिए यह कोशिका है, ध्यान से समझेंगे, यह जो है यह कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली के ऊपर ऊपर, कोशिका झिल्ली के बाहर बाहर, बाहर में यह बाहर बाहर कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति यह है। इसी कोशिका झिल्ली के अंदर में, कोशिका झिल्ली के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर माइटोकांड्रिया होता है। माइटोकांड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, और क्या होता है बीच में होता है केंद्रक। केंद्रक सबको नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें हम लोग पढ़े थे। और इसमें हम लोग स्टार्ट में शुरू कहाँ से किए थे, हम लोग पढ़ना शुरू किए थे यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़े थे हम लोग। प्लाज्मा झिल्ली, ये प्लाज्मा झिल्ली जो है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे इसके बारे में। तो प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली की अगर बात करें तो यह जो है लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली कैसी होती है, लचीली होती है। प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है। यह किसका बना होता है, यह लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। किसका, लिपिड और प्रोटीन का बना होता है प्लाज्मा झिल्ली। ठीक, इसी प्लाज्मा झिल्ली में ही कोशिका के सभी अंग रहते हैं, यानी कोशिकांग किस में रहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली में रहते हैं। ठीक, प्लाज्मा झिल्ली की अगर हम लोग बात करें तो यह किस में पाया जाता है, जंतु की पादप, जंतु की पादप, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है, जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात कर लिए थे कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति की अगर बात करें दोस्तों तो कोशिका भित्ति बना होता है सेल्यूलोज का। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह केवल पादप में पाया जाता है, केवल पादप में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग पढ़े थे माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया की अगर बात करें दोस्तों, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया की अगर बात करें दोस्तों तो इसकी खोज कौन किया था, खोज किया था अल्टमैन। खोज कौन किया था दोस्तों, अल्टमैन ने खोज किया था। माइटोकांड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। क्या काम होता है इसका, ऊर्जा का निर्माण करना। ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है, माइटोकांड्रिया करती है। ठीक है, और इसे ऊर्जा बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें माइटोकांड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। माइटोकांड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के चलने के दौरान इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिससे एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है दोस्तों, माइटोकांड्रिया में
ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा बनाने के लिए इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसमें क्रेब्स चक्र चलता है और क्रेब्स चक्र चलता है जिससे 38 एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी के बाद इसमें एक ग्लूकोज का निर्माण होता है जिससे ऊर्जा मिलने लगती है। इसी के सभी जो माइटोकांड्रिया होती है, माइटोकांड्रिया को कोशिकीय शोषण, माइटोकांड्रिया में ही कोशिकीय शोषण होता है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिकीय शोषण किस में होती है, तो माइटोकांड्रिया में कोशिकीय शोषण होती है। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि आंतरिक शोषण किस में होता है, तब पर भी बताएंगे माइटोकांड्रिया में होती है। आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण ये दोनों कहाँ होती है, माइटोकांड्रिया में। ठीक है, इसे ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा गृह कहने का कारण क्या है दोस्तों, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है इसलिए इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। जैसे किसी कंपनी है, जैसे मान लीजिए बिस्किट का कंपनी है, तो बिस्किट का कंपनी में बिस्किट का निर्माण होगा तो उसे बिस्किट की कंपनी कहते हैं, बिस्किट की फैक्ट्री कहते हैं, ये बिस्किट गृह कहेंगे। तो इसी प्रकार इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, इसे ऊर्जा गृह कहते हैं। ठीक है, चलिए और क्या इसमें पढ़े थे हम लोग, इसमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। इसमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। राइबोसोम होता है, ठीक है दोस्तों, खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है और इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आरबीसी नहीं पाई जाती है। अच्छा, डीएनए, माइटोकांड्रिया में डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। तो माइटोकांड्रिया क्या अपना प्रोटीन बना सकता है? जी बिल्कुल बना सकता है, माइटोकांड्रिया अपना कुछ प्रोटीन बना सकता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लिए थे, इसके बाद हम लोग बात किए थे गोल्जी बॉडी की। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी की अगर खोज की बात करें हम लोग तो इसका खोज कौन किया था? कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी ने इसका खोज किया था। इसका काम क्या होता है दोस्तों, गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है? गोल्जी बॉडी का काम क्या है, जैसे माइटोकांड्रिया जब ऊर्जा बनाया है तो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान यानी सभी जगह भेजने का कोई चाहिए, तो उसको भेजने का काम करता है गोल्जी बॉडी। यानी गोल्जी बॉडी जो होता है ऊर्जा का परिवहन का काम करता है। ऊर्जा को निर्माण कौन किया? माइटोकांड्रिया ऊर्जा का निर्माण किया। ऊर्जा का निर्माण होने के बाद ऊर्जा को हर स्थान में भेजा जाता है, शरीर के सभी भागों में भेजा जाता है। तो उसको लेकर जाने वाला कौन है? गोल्जी बॉडी। इसीलिए गोल्जी बॉडी को ऊर्जा परिवहन का काम करता है गोल्जी बॉडी। इसका खोज किया था कैमिलो गाल्जी ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात किए थे केंद्रक का। इसके बाद हम लोग बात किए थे दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात किए थे रसधनी का। रसधनी, रसधनी की बात किए थे हम लोग। रसधनी का काम क्या होता है? देखिए, इसका काम होता है पानी को स्टोर करना, पानी को एकत्रित करने का काम कौन करता है? रसधनी। यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। सबसे बड़ी किसमें होती है? सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता किसकी होती है? आवश्यकता तो होती है दोनों की, लेकिन आदमी यानी मनुष्य जो है यानी जंतु जो होते हैं वह अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी हमेशा ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन पादप जो होते हैं वह एक ही स्थान पर होते हैं, वह दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं। तो इन्हें पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है पादप को। तो पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी तो इसमें जो वैक्यूल्स जो होता है, रसधनी जो होता है वह बड़ा होता है। ठीक, पानी को स्टोर करने का क्षमता इनमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसकी बात किए थे दोस्तों? इसके बाद हम लोग बात किए थे सेंट्रोसोम का। सेंट्रोसोम,
सेंट्रोसोम की हम लोग बात किए थे, जिसे हम लोग तारक काय कहते हैं। खोज की अगर बात करें, खोज बोबेरी ने किया था। यह जंतु कोशिका में पाई जाती है, पादप में नहीं पाया जाता है। कोशिका विभाजन का काम होता है इसका काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना, कोशिका विभाजन करना। अगर कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन हो गया, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को कैंसर कहते हैं। कोशिकाओं के अनियंत्रित विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों? कैंसर कहते हैं। ठीक, कैंसर के इलाज को क्या कहते हैं? कैंसर को इलाज को कीमियोथेरेपी कहते हैं, कीमियोथेरेपी कहते हैं। कैंसर के इलाज को कीमियोथेरेपी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ब्रेन, अगर हम लोग ब्रेन की बात करें दोस्तों, ब्रेन में कोशिका विभाजन होती है? ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होती है। क्यों? देखिए, जो ब्रेन होता है हमारा, जो ब्रेन होता है वह दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है गिलियल सेल। एक होता है न्यूरॉन सेल, एक होता है गिलियल सेल। न्यूरॉन सेल 90% होता है, गिलियल सेल 10% होता है। न्यूरॉन सेल में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और गिलियल सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक, तो सेंट्रोसोम जब नहीं पाया जाएगा तो इसमें कोशिका विभाजन नहीं होगी। लेकिन कभी कभी कोशिका विभाजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। कैंसर ना करके उसे हम लोग ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। वह किसकी वजह से होता है? वह होता है गिलियल सेल की वजह से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होता है वह कोशिका को फैला कर रखने का काम करता है। कोशिका फैला कर रखने का काम एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम करता है। इसे कोशिका का पिलर कहते हैं। कोशिका का पिलर किसे कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को। यह दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? यह दो प्रकार की होती है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो प्रकार की होती है। देखिए, यह एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, यह दो प्रकार की होती हैं। इसमें जो होता है, यहाँ पर ध्यान देंगे, एक रफ होता है, एक होता है खुरदुरी। यह खुरदुरी होती है और यह रफ होती है। यह खुरदुरी है और यह रफ है। रफ और खुरदुरी बात एक ही है। एक स्मूथ होता है और एक रफ होता है। एक स्मूथ और एक रफ। यह स्मूथ बोले तो चिकना होता है और यह होता है खुरदुरी। खुरदुरी, ठीक है, खुरदुरी। इसमें दाने दाने जैसा आकार होता है। यह दाने दाने जो होता है यह राइबोसोम होता है। यह दाने दाने जो होता है राइबोसोम होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो चिकना हिस्सा होता है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का, जो चिकना हिस्सा होता है, यह वसा का निर्माण करता है। तो वसा का निर्माण कौन करता है? वसा का निर्माण कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ठीक, वसा कहीं या चर्बी कहें, वसा को ही चर्बी कहते हैं, वसा को चर्बी कहते हैं और इसी को लिपिड भी कहते हैं। लिपिड हुआ, वसा हुआ, चर्बी हुआ, तीनों बात एक ही है। इसका निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का कौन सा हिस्सा? चिकना वाला हिस्सा। याद कैसे रख सकते हैं इसे हम लोग याद रख सकते हैं इस प्रकार, जो वसा होता है वह चिकना होता है। वसा कैसा होता है? जैसे कोई डालडा लीजिए, डालडा ले, तेल ले लें, तेल कैसा होता है? चिकना होता है। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे कि जो तेल क्या होता है? वसा है। तो यह सब वसा जो होते हैं उसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का निर्माण करता है। लेकिन कौन सा हिस्सा? स्मूथ चिकनी वाली जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वह निर्माण करता है वसा का। इसके बाद आता है इसका दूसरा भाग जो है वह खुरदुरी वाली होती है। खुरदुरी यह जो है, यह इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं और ये राइबोसोम जो होते हैं यह प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए इतनी बातें हम लोग पिछली क्लास में पढ़ लिए थे। अब हम लोग यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम का काम क्या होता है? राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन और आरएनए का निर्माण करना।
प्रोटीन और आरएनए का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम करता है। राइबोसोम की खोज कौन किया था? पैलेड। खोज कौन किया था? पैलेड ने खोज किया था। यह कैसे होता है? यह कणों के रूप में होता है। अभी नहीं देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए राइबोसोम जो है, यहाँ पर राइबोसोम जो है यह कण के रूप में ऐसे होता है, दाना दाना। तो राइबोसोम कैसा होता है? कणों के रूप में होता है। यह राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। लेकिन कौन से हिस्सा में? तो कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटीन की फैक्ट्री। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है, इसलिए हम लोग इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण जो होता है, प्रोटीन का निर्माण जो होता है दोस्तों, यह एनाबोलिज्म प्रक्रिया होती है। एनाबोलिज्म क्रिया होती है। प्रोटीन का निर्माण एनाबोलिज्म क्रिया है। एनाबोलिज्म क्रिया प्रोटीन का निर्माण। एनाबोलिज्म का मतलब देखिए, एनाबोलिज्म दो प्रकार के होते हैं। एनाबोलिज्म का मतलब होता है, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म यह दो प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म यह दो प्रकार का होता है। एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे मिलकर बड़ा बनाना, छोटा छोटा मिल के बड़ा बनाना। जैसे लड्डू का छोटा छोटा दाना लेके एक बड़ा लड्डू बना देते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग एनाबोलिज्म। बड़े से छोटा बनाना, अगर वही लड्डू फिर से अगर हम फोड़ देंगे तो हर एक दाना छितरा जाएगा, तो उसे कहते हैं हम लोग कैटाबोलिज्म। अगर छोटे से बड़ा बना रहे हैं तब उसे एनाबोलिज्म, बड़े से छोटा बना रहे हैं तब उसे हम लोग कहते हैं कैटाबोलिज्म। इतनी बात क्लियर है? तो प्रोटीन का निर्माण कौन सी क्रिया होती है? एनाबोलिज्म क्रिया होती है। प्रोटीन का निर्माण दोस्तों एनाबोलिज्म क्रिया होती है, ये बात आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। प्रोटीन का निर्माण होता कैसे है, ध्यान से समझेंगे। प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। कितने? 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, 10 + 10 के रूप में। 10 + 10 का मतलब क्या होता है दोस्तों? ये जो 10 होते हैं, यह 10 हमारे शरीर में पहले से ही होते हैं और इन 10 की आवश्यकता होती है। तो अब आपका ये प्रश्न होगा कि यह 10 अब आएंगे कहाँ से? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, दिन भर में आप जो भी खाते हैं उन्हीं से यह 10 जो अमीनो अम्ल होते हैं मिल जाते हैं। और जब मिल जाएंगे तो यह 20 अमीनो अम्ल हो जाएगा। तो 20 अमीनो अम्ल जब हो जाएगा तो यही 20 अमीनो अम्ल मिल के एक ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे, ठीक, जिससे हम लोगों को ऊर्जा मिलना, ग्लूकोज नहीं, प्रोटीन एक प्रोटीन का निर्माण कर देंगे। एक बार फिर से समझिए, प्रोटीन बनाने के लिए हमें 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। किस रूप में? 10 + 10, 10 + 10, 10 + 10। इस 10 + 10 का मतलब क्या है? 10 हमारे शरीर में पहले से ही होता है और इस 10 की आवश्यकता होती है। यह 10 कहाँ से प्राप्त होती है? दिन भर में जितने भी चीज़ आप लोग खाते हैं उन्हीं से यह 10 अमीनो अम्ल मिल जाते हैं। और ये 10 मिल जाएंगे और ये 10, ये दोनों मिल के 20 हो जाएंगे। और जो ही 20 हो जाएंगे तब एक प्रोटीन का निर्माण कर देता है। इतनी बात क्लियर है? आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं केंद्रक का। केंद्रक क्या होता है, जिसे यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। यह क्या है? तो आप कहेंगे यह कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है? यह ऊपर क्या होता है? कोशिका भित्ति। क्या होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति होती है। ऊपर कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? तो कोशिका झिल्ली के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी बॉडी हुआ, वैक्यूल्स है, और क्या है? वैक्यूल्स हो गया, और सेंट्रोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, और
प्लास्टिड है जिसे लवक भी कहते हैं, और बीच में होता है केंद्रक। बीच में कौन होता है दोस्तों? केंद्रक। यह सभी का हेड है। हेड का मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपके घर में कोई एक व्यक्ति मुख्य होगा, उस एक व्यक्ति मुख्य होगा और उसी के अनुसार घर को चलाया जा रहा होगा। ठीक है, तो इस घर को चलाने के लिए एक हेड कौन है? इस घर को चलाने के लिए इसमें हेड है केंद्रक। ये जो केंद्रक है यह हेड है। इसी के अनुसार हर जितने भी कोशिकांग हैं सब काम करते हैं। बात तो समझ में आ रहा है? इसी के अनुसार सभी कोशिकांग काम करते हैं। किस जिसे ऊर्जा बनाने का काम करता है माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया को ऊर्जा बनाने को प्रेरित कौन करता है? केंद्रक। यानी सबको नियंत्रित करता है, बीच में बैठकर सभी लोगों को नियंत्रित करता है, हर एक को नियंत्रित करता है केंद्रक। ठीक है, केंद्रक जो होता है, ध्यान से समझेंगे। केंद्रक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो केंद्रक का खोज कौन किया था? केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था खोज? केंद्रक का खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन। याद कैसे रख सकते हैं? देखिए, अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे आम खा रहे हैं, अगर आम, तो आम के बीच में होता है उसका गुठली, जिसे हम लोग बिया कहते हैं। वह कैसा होता है? ब्राउन कलर का, ब्राउन। तो ब्राउन कलर का बिया कहाँ है? केंद्रक। केंद्रक माने बीच में। केंद्रक कहाँ है? बीच में। उस बीच में क्या होता है? बिया। आम के केंद्रक यानी बीच में क्या है? बिया। उसको कैसा होता है? ब्राउन कलर का है। तो केंद्रक ऐसे ही आप लोग रिलेट करके याद रख सकते हैं कि केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। क्लियर है? यह कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र है। कोशिकीय क्रिया, हर कोशिका, जितना कोशिका के अंग हैं, सब का अपना अपना काम कैसे कैसे करेंगे, क्या क्या किसको करना है, उसको नियंत्रित कौन करता है? यही केंद्रक करता है। इसमें इसके केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है दोस्तों? डीएनए पाया जाता है। डीएनए की अगर हम लोग दोस्तों बात करें, डीएनए में धागेनुमा संरचना पाया जाता है। क्या होता है? धागेनुमा पतला पतला संरचना पाई जाती है, और इसी संरचना को ही हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे गुणसूत्र भी कहते हैं। क्लियर है? क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। तो क्रोमोसोम अगर आपसे पूछा जाए कि गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे डीएनए में। कहाँ पर? डीएनए में। डीएनए कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। केंद्रक में। तो फाइनली अगर पूछा जाए कि गुणसूत्र किस में पाया जाता है, तो आप बताएंगे केंद्रक में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हम लोग दोस्तों बात करते हैं लाइसोसोम का। लाइसोसोम की अगर बात करें हम लोग, लाइसोसोम, देखिए यह लाइसोसोम है। यह जो है, यह लाइसोसोम है। लाइसोसोम की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, लाइसोसोम, इसमें जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। जल अपघटक एंजाइम इसमें पाया जाता है। यह मृत कोशिका को साफ करता है। मृत कोशिका को साफ करता है। मृत कोशिका को साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। जैसे एक काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई भी केंद्रक अपना काम नहीं कर रहा है, कोई अगर कोशिकांग काम नहीं कर रहा है, तब केंद्रक जो है उसे लाइसोसोम को आदेश देता है, और जब लाइसोसोम जाएगा तो सबको मार देता है। मार देगा, जिसे मारकर उसे नष्ट कर देता है लाइसोसोम। इसीलिए इसे कहते हैं कोशिका का आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक, कोशिकाओं को साफ करने का भी यही काम करता है। जैसे क्या है कि अगर मान लीजिए कहीं चोट लग जाता है तो काला काला निशान बन जाता है। कहीं चोट लग जाता है तो काला निशान बन जाएगा, तो उसे साफ करने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। क्योंकि अगर साफ नहीं होगा तो वह आगे चल के धीरे धीरे कैंसर का रूप धारण कर सकता है, तो उसे साफ होना जरूरी है। तो उसी को साफ करने का काम करता है लाइसोसोम। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं प्लास्टिड, जिसे हम लोग लवक भी कहते हैं। प्लास्टिड या लवक कहते हैं। प्लास्टिड या लवक, यह केवल पादप
यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। लवक जो है केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। इनमें अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है। इनमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। यानी दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। कौन कौन? एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है लवक या प्लास्टिड। इनमें खुद का डीएनए तथा राइबोसोम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और समझते हैं हम लोग, इसमें और बातें समझते हैं। जैसे जो लवक होते हैं दोस्तों, लवक जो होते हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक को कहते हैं हम लोग हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम लोग हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट ये क्या करता है? यह भोजन का निर्माण करता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? भोजन का निर्माण करता है। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट जिसे अवर्णित लवक कहते हैं। अवर्णित लवक, अवर्णित लवक, इसका काम क्या होता है? यह भोजन को संचित करने का काम करता है। भोजन को संचित यानी इकट्ठा करने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। तीसरा है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जिसे वर्णित लवक कहते हैं। वर्णित लवक यह क्या करता है? यह रंग देता है। यह रंग देता है, यानी रंग प्रदान करता है। यह रंग प्रदान करता है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो यह एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं आप लोगों ने अब तक क्या चीज़ सीखा है। क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति रहित कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? कोशिका भित्ति रहित कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ठीक, इसका आप लोग उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसका आप लोग उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें कोशिका की दोस्तों, तो कोशिका 2 प्रकार की होती हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों? 2 प्रकार की। कौन कौन सी कोशिका की होती हैं 2 प्रकार की? एक प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होती है? यह अविकसित होती है, अविकसित होती है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है यह अविकसित होती है। यह बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। लेकिन यूकैरियोटिक होती है, यह विकसित होती है। यूकैरियोटिक यह बड़ी होती है। ठीक है, यह बड़ी भी होती है। अच्छा, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें प्रजनन की दर बहुत तेज होती है, यानी इसमें प्रजनन तेज होता है। और यूकैरियोटिक में प्रजनन धीरे धीरे होता है। इसकी प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टिनोग्लाइकेन का। किसका? पेप्टिनोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिनोग्लाइकेन का बना होता है। पेप्टिनोग्लाइकेन का बना होता है। लेकिन कोशिका यहाँ पर देखें अगर हम लोग यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति, तो यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या है कि यह देखिए, यह कोशिका झिल्ली है। इसके अंदर जो है न्यूक्लियस है, केंद्रक है, राइबोसोम है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। और इसमें जो राइबोसोम होता है दोस्तों, यहाँ पर एक बात और समझ लेंगे आप लोग। यहाँ पर एक बात और आप लोग समझ लेंगे।
यहाँ पर एक बात आप लोग समझ लेंगे कि जो राइबोसोम होता है दोस्तों, जो राइबोसोम होता है यह 2 प्रकार की होती हैं। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 2 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है 70S और एक होता है 80S। 70S 80S। जो 70S होता है यह प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। 80S जो होता है यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ठीक है, 70S प्रोकैरियोटिक में, 80S यूकैरियोटिक में पाया जाता है। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस राइबोसोम पाया जाता है। इसमें बताइए कि जब इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है तो श्वसन का काम कौन करता है? श्वसन का काम कौन करता है? इसमें श्वसन का काम कौन करेगा? इसमें श्वसन का काम करता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य श्वसन का काम कौन करता है? जीव द्रव्य करता है। जीव द्रव्य करता है। तो एक बार आप लोग समझेंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों आप लोगों से कि यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे एक बार कि अगर मान लीजिए इसमें इस कोशिका झिल्ली में सभी कोशिकांग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड और बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर मान लीजिए एक बाल्टी है, उस बाल्टी में अगर आप लोग गिलास, चम्मच, करछुल तमाम चीज़ें अगर रख के ले चलेंगे, दौड़ेंगे तो वह हिलेगा तो वह बाजेगा, आवाज़ करेगा। तो आवाज़ नहीं करे इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग क्या कर सकते हैं अगर बताइए। तो उसमें आप लोग सोचेंगे कि उसमें हम कहीं ना कहीं पानी डाल दें, पानी भर देंगे तो आवाज़ कम करेगा, लेकिन आवाज़ करेगा। लेकिन ऐसा चीज़ डालिए, ऐसा लिक्विड डालिए उसमें कि गाढ़ा हो, जैसे मध हो, शहद जिसे कहते हैं, शहद डाल देंगे, गाढ़ा होता है तो कितना हो दौड़ेंगे तो वह एक दूसरे से टकराएगा नहीं तो आवाज़ नहीं करेगा। अगर यहीं पर दोस्तों क्या है कि अगर इसमें अगर यह जितने भी कोशिकांग हैं एक दूसरे से अगर टकराएंगे तो फूट जाएंगे। लाइसोसोम अगर फूट गया तो सबको नष्ट कर देगा। तो इसे बचाने के लिए एक दूसरे से टकरा कर फूटे न, इसमें डाल दिया जाता है कोशिका द्रव्य। इसमें होता है कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसमें होता है कोशिका द्रव्य। ठीक, और इस केंद्रक में द्रव्य होता है जिसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, इन दोनों को मिलाते हैं तब कहते हैं इसे जीव द्रव्य। ठीक, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य को मिलाकर ही कहते हैं जीव द्रव्य। ठीक है, चलिए तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक, इसमें श्वसन किसके द्वारा होता है? श्वसन होता है जीव द्रव्य के द्वारा। श्वसन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं क्रोमोसोम, जिसे हम लोग गुणसूत्र भी कहते हैं। क्रोमोसोम या गुणसूत्र। इसको समझने का प्रयास करेंगे एक बार। यहाँ पर समझेंगे इसे। देखिए यहाँ पर इसमें एक कोशिका झिल्ली है, इसके अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स और क्या है, सेंट्रोसोम
और क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड, और बीच में बैठा होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस। इसी न्यूक्लियस में छोटे छोटे पतले पतले धागे जैसा संरचना होती है, छोटा छोटा पतला पतला धागे जैसा संरचना होती है, धागा जैसा संरचना ऐसी होती है। इसी को कहते हैं हम लोग, इसी को कहते हैं क्रोमोसोम, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। इस न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम होता है, या इसी को गुणसूत्र भी कहते हैं। ठीक, अगर हम लोग इसे बाहर निकालते हैं, बाहर मान लें, अगर केंद्रक को हम बाहर निकाल दे रहे हैं, तो केंद्रक अगर बाहर निकालेंगे तब इसमें देखेंगे तो कुछ ऐसे इस प्रकार से आकृति होती है क्रोमोसोम की, इस प्रकार से आकृति होती है। यह हमेशा जोड़ा में होते हैं। यह क्रोमोसोम जो होता है हमेशा जोड़ा में होता है। कितने कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46, संख्या में 46 होते हैं। जोड़ा में अगर बात करें तो 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़ा संख्या में 46 होता है। ठीक, अगर हम इसमें से एक क्रोमोसोम निकालें, एक क्रोमोसोम निकालेंगे, अगर एक क्रोमोसोम निकालेंगे, अगर दोस्तों एक क्रोमोसोम ऐसे निकालने हम लोग यहाँ से, अगर एक क्रोमोसोम निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अगर इसे क्रोमोसोम कहते हैं, अगर इसे हम लोग ऐसे खींच कर बढ़ा देंगे तब इसे हम लोग डीएनए कहते हैं। डीएनए, यह डीएनए है। और इसे जब बढ़ाएंगे ऐसे और खींच देंगे तो कुछ इस प्रकार से आकृति बनेगी, इस प्रकार से आकृति बनेगी। ठीक है, इसे डीएनए कहेंगे, इसे डीएनए कहते हैं। इस हिस्सा को डीएनए कहेंगे और इस हिस्सा को हम लोग जीन कहते हैं। इस पूरे को जीन नहीं, इस पूरे को जीन कहते हैं। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो हिस्सा है इससे हम लोग जीन कहते हैं। इसी डीएनए को जब और खींच दिए हैं तो यह छोटे छोटे यहाँ पर खींचा गया, स्प्रिंग जैसा खींचा गया है, तो इसमें एक जो यहाँ से जो दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, इस हिस्से को हम लोग कहते हैं जीन। इसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो होते हैं, इसमें छोटे छोटे, इसमें ये जो होते हैं, इसमें 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10 न्यूक्लियोटाइड, हर एक जीन में 10-10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 10-10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी हम लोग अगले क्लास में इसको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।